हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि जब मैंने सीटेट के लिए और एस्टेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरा लेवल कहाँ था और मैंने किस तरह से स्ट्रेटजाइज़ किया कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही ऑलमोस्ट फाइनल है कि मेरा सीटेट क्लियर होने वाला है। बिकॉज़ अभी सिर्फ आंसर की आई है एंड माई मार्क्स आर वे बियॉन्ड दी criteria of 90 marks, so I'm pretty confident, but as a statement हम इसको तभी पास करेंगे जब रिज़ल्ट आउट होगा एंड आई विल शेयर माई मार्क्स विद यू गाइज कि किस पार्ट में कितने मार्क्स बने मेरे। एज ऑफ नाउ मैं ये कहूँगा कि आप मुझे उस तरह से कंसिडर कर सकते हैं जो 60 to 70% के बीच वाला स्टूडेंट होता है, जो उसका माइंड सेट होता है, जितना वो प्रेपरेशन करता है, बस वो मेरा लेवल रहा थ्रू आउट ग्रेजुएशन एंड आफ्टर दैट ड्यूरिंग बीएड ऑल्सो। बट बीएड में आके थोड़ा सा वो डाउन चला गया। रीज़न्स हैं वो फिर फर्दर कभी शेयर करेंगे, बट थोड़ा सा मैं मोर मनी ओरिएंटेड हो गया था, तो आई वॉज वर्किंग अलॉन्ग साइड। तो लिटरली ऐसा कह लो कि बस मुंह चक के पेपर देने चले गए एंड दैट caused a lot of issues because I was not able to grasp the basics. I was not attending classes regularly. तो वो सबको कवर अप करना पड़ा मुझे अब बाद में। तो मैंने जब प्रेपरेशन स्टार्ट की उस टाइम मैंने ऐसे ही 2 नोटबुक्स ले ली थी, उसमें से एक कम्प्लीटली फिल्ड है और वो भी कहीं मिसप्लेस हो गई है। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया कि जब इनिशियल डेज थे तो मैंने यहाँ सॉर्ट आउट किया कि मुझे क्या करना है। सीटेट एस्टेट क्लियर करने के बाद मेन प्रायोरिटी मेरी रहेगी केवीएस, एनवीएस या फिर चंडीगढ़ या हरियाणा की कोई वैकेंसी आउट हो जाए उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने एक बेसिक सा प्लान बना के चल लिया कि डेली मुझे फ़र्स्ट पेज यहाँ से ओपन करते ही वो एक मोटिवेशन रहे। फिर मैंने जब स्टार्टिंग की ना तो ऐसे देखो रैंडम बेसिस है, कभी फिज़िक्स कर लिया, कभी फिर सीडीपी आ गई, फिर फिज़िक्स आ गया, फिर बायो केमिस्ट्री, फिर सीडीपी आ गया, फिर फिज़िक्स आ गया, फिर केमिस्ट्री, बायो, अगेन बायो, फिर उस तरह से सीडीपी। तो मिक्स सा होता चला गया। उसके बाद मैंने सॉर्ट आउट किया था कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर मैंने एक और जो दूसरी नोटबुक लगाई जो कम्प्लीटली फील्ड है उसमें मैंने सेक्शंस बनाए थे कि मान लो इतना पार्ट है ये सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के लिए, और बैक साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ नोटबुक का ऐसे रिवर्स साइड में, तो वो रहा सीडीपी के लिए और क्वांट के लिए ऐसे में। तो मैंने क्या किया था, जो मेरी प्लानिंग थी कि 30 मार्क्स है सीडीपी, क्योंकि सीडीपी देखो 30 ये रहे, 30 में से फिर नेक्स्ट आप लगाओ 15 जो है लैंग्वेज 1 के और 15 हुए लैंग्वेज 2 के, फिर मैथ्स और साइंस में भी पेडागोजी है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है सीटेट का जो डिमांड करता है कि आप बच्चे को समझो, उसका माइंड सेट समझो, आप जो स्किल्स हैं, हमारी जो नॉलेज है सब्जेक्ट की वो ऑलमोस्ट सेकेंडरी रह गई है। मेन प्रायोरिटी है कि स्टूडेंट ही सीखेगा, स्टूडेंट्स को ही सिखाना है और स्टूडेंट्स को ही कैपेबल बनाना है। तो हमारा रोल है सिर्फ स्कैफोल्डिंग का, एक हेल्पिंग हैंड का। जहाँ हमारी कितनी नॉलेज है, मुझे कितना कुछ आता है, वो सेकेंडरी है। तो इस वजह से मेरे को सीडीपी बिल्कुल डिटेल में पढ़ना पड़ा और मैंने जो 2 टॉप यूट्यूब चैनल्स हैं सीडीपी के लिए उन दोनों के वीडियोस देखे और लिटरली पूरा दिन गया है मेरा स्टार्टिंग में सीडीपी समझने के लिए। अब देखो सीडीपी में मैंने जब ऑलमोस्ट मेरे को शायद 2 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका था, तब जाके मुझे ये चीज़ समझ में आई थी कि सीडीपी कुछ इस तरह से डिवाइडेड है कि एक पार्ट है जहाँ बात करता है वो चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच की, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं, हर स्टूडेंट का या हर एरिया के स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट रेट डिफरेंट होगा, उसको क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये मेन चीज़ें हैं। फिर
उसके बाद सेकंड पार्ट था इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने क्या रखना है कि माइंड सेट ऐसा तैयार करो कि सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, और वो किस बैकग्राउंड से आए, उनकी रूट्स क्या हैं, वो मैटर नहीं करती। हमारा बीइंग अ टीचर, आवर रोल इज़ टू फाइंड देयर नीड्स, द टैलेंटेड स्टूडेंट्स, एंड टू कीप देम मोटिवेटेड। कि जिनको हमारी नीड है उनको भी मोटिवेशन चाहिए, जो टैलेंटेड है उनको भी मोटिवेशन चाहिए, सो दैट दे ऑल कैन स्टडी टुगेदर, दे ऑल कैन प्रोग्रेस टुगेदर। फिर उसके बाद लर्निंग का क्या है कि अब यहाँ हमारा रोल क्या हो गया है कि हमें एज अ स्टूडेंट ट्रीट करना है खुद को। मैंने इस तरह से माइंडसेट तैयार किया पढ़ाई के टाइम कि मुझे ये समझना है कि फ़र्स्ट टाइम मेरे सामने वो सिलेबस आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत बेसिक है, क्या तुझे ये भी नहीं पल्ले पड़ता, ये वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी हमने। स्टूडेंट की जगह पे हमने अपने आप को रखना है और फिर समझना है कि उसके लिए वो चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है, उसके साथ हमें इमोशनली कनेक्ट करना है, और जो उसकी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉर्ट आउट करते चलना है, ताकि वो जो लर्निंग के बीच में गैप ना बने। तो इस तरह से मैं इसको लेके चला, फिर काफ़ी इजी हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, देखो जो लैंग्वेज 1 है ना, इंग्लिश लिख के मैंने कट मारा और लिखा हुआ है नहीं हिंदी लेनी है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार लैंग्वेज 1 डिफ़िकल्ट रहती है। तो मेरे को हिंदी भी नहीं आती, मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती, ये खड़ी बोली बोलते हैं हम लोग, तो उसमें यही इशू रहता है कि दोनों में से किसी लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं हो पाती। लेकिन कंपैरेटिवली हिंदी को मैं सोल्व कर लूँगा, क्योंकि वहाँ एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, मतलब एक पैराग्राफ आएगा और एक पोएम टाइप आएगी। तो हिंदी की कविता को फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश वाली को मैं समझ पाऊँ इतना मेरा लेवल है ही नहीं। तो इसके लिए मैंने हिंदी की व्याकरण पढ़ी, गद्यांश पद्यांश किए, और फिर वही जो पेडागोजी ऊपर की थी CDP, वो यहाँ हेल्प कर रही है। इसमें फिर सेकंड जो लैंग्वेज थी वो चूज़ कर ली मैंने इंग्लिश, कि इसमें दोनों पैराग्राफ आएंगे जो फर्स्ट वाली लैंग्वेज से सेकंड वाली लैंग्वेज ईजियर रहती है, और इंग्लिश की मेरी जो ग्रामर पार्ट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है कंपैरेटिव टू हिंदी। स्टिल मैंने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 चूज़ किया है। अब उसमें क्या है, मतलब पेडागोजी करते हुए जो मैंने ध्यान रखा कि क्वेश्चंस में हमने ढूंढी वो स्टेटमेंट जहाँ इश्यूज़ को फाइंड किया जा रहा है, टीचर बच्चों को रिमीडियल प्रोवाइड कर रहा है, एक साथ मिलके वो पीयर ग्रुप स्टडी वाला काम चल रहा है, टीचर उस क्वेश्चन में जो भी आंसर होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, जहाँ टीचर एक हेल्पिंग हैंड का काम करेगा। फिर आंसर कौन से ठीक होंगे, जिनमें मटेरियल रिच एनवायरनमेंट होगा। और एक पार्ट कि जो हमने सीखा है उसकी असेसमेंट नहीं, रादर असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि जो हमारे FA, FA1, FA2 टाइप होते हैं ना, वो वाले आंसर्स उस तरह से जाएंगे कि जहाँ स्टूडेंट की प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जा रहा है, सो दैट वी कैन हेल्प देम टू लर्न मोर। फिर साथ में क्या रहेगा, हमने स्टूडेंट्स की जहाँ स्किल इम्प्रूव हो रही होगी वो आंसर ज़्यादा करेक्ट होंगे। और स्टडी का पैटर्न क्या होगा कि मतलब वो वाले क्वेश्चंस जिनमें स्टडी से रिलेटेड होगा कि भाई बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, इनमें से कौन सा बेस्ट होगा, जिसमें होलिस्टिक मतलब ओवरऑल फैक्टर्स ऐड होंगे, वो मोस्टली आंसर्स होंगे। तो इस तरह से लैंग्वेज सॉर्ट आउट होगी। अब आ गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जो ये 60 मार्क्स है, इसमें से 30 मैथ्स हो गए, 30 साइंस हो गए, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट है साइंस। अब मैथ्स के लिए मैंने देखो जो नंबर है बोर्ड मास है, मतलब जिसमें प्लस माइनस है ना, और ये डिवीजन एटसेट्रा। तो मैथ्स के लिए मैंने क्या किया, बोर्ड मास और नंबर्स। पहले इसको समझते कैसे, जैसे जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना कि 2 नंबर्स आर डिवाइडेड बाय दिस मच, सो रिमाइंडर विल बी दिस, तो कौन से नंबर से वो डिवाइड हुए, या फिर सीरीज़ कि x y z व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। तो ये काफ़ी मेजर पार्ट है जिसको हमें कवर करना चाहिए, और ये आंसर्स काफ़ी ठीक हो जाएंगे विद लेस प्रैक्टिस। ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये सारे हेल्प करेंगे डाटा हैंडलिंग वाले पार्ट में। तो ये वाला पोर्शन टाइम लेगा, और इसके
क्वेश्चंस भी उसी रेशो में ठीक ठाक से आ जाते हैं। तो मतलब वर्थ इट है यार इसको प्रिपेयर करना। प्लस पेडागोजी फिर वही कि अगर आप ये चीज़ें समझ गए ना कि स्टूडेंट्स को किस तरह से डील करना और क्या मटेरियल प्रोवाइड करना और टीचर का रोल क्या है, तो पेडागोजी के भी ऑलमोस्ट सारे आंसर ठीक हो जाते हैं। इश्यूज़ कहाँ आएंगे कि जहाँ थियोरेटिकल पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट किसकी है, ये टेस्ट किसका, वो वाले मेरे गलत हैं भाई, सारे ही गलत हैं वो तो मेरे। अब बात आ गई कि मैथ के बाद जो 30 मार्क्स है साइंस के लिए मैंने मेंशन किया साइंस हैज़ टू बी एज गुड एज पॉसिबल, इट मस्ट बी नियर टू परफेक्ट। और मैंने इसको ऐसा क्यों मार्क किया है, बिकॉज मैं जैसे साइंस का टीचर लगूँगा तो बाकी सब चीज़ें एग्ज़ाम करने के लिए प्रायोरिटी है, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए प्रायोरिटी है, बट वाइल टीचिंग स्टूडेंट्स वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी कि मुझे ये सब चीज़ें अपने बिहेवियर में लानी है, इस तरह से स्टूडेंट्स को टीच करना है। बट जो मेरा सब्जेक्ट नॉलेज है दैट हैज़ टू बी द बेस्ट पॉसिबल वर्जन। सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि सब्जेक्ट यही जो चीज़ है कि स्टूडेंट आपसे सीखने आए हैं कि बाकी जो CDP वाला पार्ट है तो बच्चों को पेरेंट्स, उनका पीयर ग्रुप या कोई और सीनियर गाइड कर देगा। बट जो सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, द रोल ऑफ टीचर इज़ एट प्रायोरिटी, दे आर द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर देम। अगर हमें सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, हम रिलेट करके नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो सब्जेक्ट विल बिकम लेस इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड सडनली दे विल लूज इंटरेस्ट, दे वोंट स्टडी सब्जेक्ट दैट मच। और फिर वही है कि गैप क्रिएट होगा लर्निंग में। एंड टू कवर माई सब्जेक्ट I literally completed NCERT thrice. I read line by line, word to word. I read all the examples. I read between the lines कि NCERT बोलना क्या चाह रही है. And after that, I took some classes also. कि मेरा एक फ्रेंड है जो एक काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट में नीट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराता है, कि उसने अपने लेक्चर्स का मुझे एक्सेस दिया एंड आई वेंट थ्रू दोज लेक्चर्स टू डीपन माई नॉलेज। तो अब जो कैंडिडेट्स CTET को क्लियर करना चाहते हैं, जिनके लिए अभी सिर्फ ये टारगेट है कि मुझे समहाउ 90+ मार्क्स स्कोर करने हैं इन कमिंग CTET, तो उनके लिए मैं गाइड करूँगा कि आप लोग पहले फोकस करो CDP पे, क्योंकि CDP का आप खुद देख लो ना कितना बड़ा चंक हो गया। पहले CDP खुद 30 मार्क्स है, फिर लैंग्वेज में 15 अगेन 30 + 30 60, और उसके बाद मैथ्स और साइंस में भी CDP है। तो एटलीस्ट आप 80 या 70 के अराउंड CDP है, प्योर CDP है। उसके बाद फिर आपकी लैंग्वेज बेसिक 2-3 क्वेश्चन सबके ठीक होते जाएँ, 2-4 मैथ्स के ठीक हो जाएँ आपके, और फिर लैंग्वेज जो आपकी कवर हो चुकी है, लास्ट में बचा सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना पड़ेगा। सब्जेक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, कोई और ऑल्टरनेट कोई ऑप्शन है नहीं, सब्जेक्ट आपको करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच।